हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें सभी नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल जीके स्टडी पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, हम राजस्थान आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लास्ट क्लास में राजस्थान की वेशभूषा एवं आभूषण के बारे में पढ़ा था। तो आज हम जो है वो राजस्थानी भाषा और साहित्य के बारे में पढ़ने वाले हैं साथियों। तो अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। साथियों, अभी तक आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर जरूर देख लीजिएगा। और आज का वीडियो ये अपन शुरू करते हैं राजस्थानी भाषा और साहित्य, जो कि आरबीएससी की क्लास 10th की बुक से है। ये राजस्थान की जो राजस्थान इतिहास की बुक है उसमें से है। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थानी भाषा और बोलियाँ। राजस्थानी भाषा से तात्पर्य है राजस्थान के लोगों की मातृभाषा। ठीक है, राजस्थानी भाषा का मतलब है राजस्थान के लोगों की मातृभाषा। राजस्थानी भाषा के इतिहास पर दृष्टि डालते से पता चलता है कि विक्रम संवत 835 यानी कि 913 ईस्वी में उद्धोतन सूरी द्वारा लिखित कुवलय माला में वर्णित 18 देशी भाषाओं में मरु भाषा को सम्मिलित किया गया था, जो पश्चिमी राजस्थान की भाषा थी। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1912 ईस्वी में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया था। ये इंपॉर्टेंट है कि राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग राजस्थानी भाषा के लिए किसने किया, कब किया, जो इस प्रदेश में प्रचलित विभिन्न भाषाओं का सामूहिक नाम था। राजस्थान प्रदेश की भाषा के लिए राजस्थान प्रदेश की भाषा के लिए यही नाम अब प्रचलित हो चुका है। मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती, हाड़ौती आदि सब इसकी विभिन्न बोलियां अथवा उपभाषाएं हैं। ठीक है, तो ये राजस्थानी भाषा और बोलियों के बारे में था। फिर आगे देखते हैं अपन राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति एवं विकास। राजस्थानी भाषा पर 10वीं सदी तक पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में बोली जाने वाली अपभ्रंश का अत्यधिक प्रभाव रहा। हालांकि राजस्थानी का उद्भव लगभग ईसा की 11-12वीं शताब्दी से हुआ माना जाता है, परंतु 16वीं सदी के बाद राजस्थानी भाषा का विकास एक स्वतंत्र भाषा के रूप में होने लगा। राजस्थानी भाषा के विकास क्रम में यह कहा जा सकता है कि समस्त भारतीय भाषाओं की जननी वैदिक संस्कृत रही है, जो अपनी भाषाई जटिलता के फलस्वरूप लौकिक संस्कृत में परिवर्तित हुई। लेकिन लौकिक संस्कृत में जब दुरूहता आने लगी तो उसका स्थान पाली भाषा ने लिया, और पाली की भी जब लोक से अलग होने लगी तो उसका स्थान प्राकृत ने ले लिया। जैसा कि माना जाता है कि भाषा कठिन से सरल की ओर अग्रसर होती है, प्राकृत भी जब कठिन लगने लगी तो अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ, जो विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रूपों में सामने आने लगी। राजस्थानी भाषा का विकास भी इन्हीं अपभ्रंश भाषाओं से हुआ है। राजस्थानी भाषा के विकास के संबंध में 3 अपभ्रंश भाषाओं का उल्लेख किया जाता है तथा प्रत्येक विद्वान अपने मतानुसार अपभ्रंश का उल्लेख करता है, जिसमें शोरसेनी अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश तथा मरु गुर्जरी अपभ्रंश का उल्लेख किया जाता है। यानी इन 3 अपभ्रंशों से इसकी उत्पत्ति का वो अनुमान लगाया जाता है। इन सब में से मरु गुर्जरी अपभ्रंश का मत अधिक उचित लगता है, क्योंकि मरु गुर्जरी अपभ्रंश से ही मरु भाषा राजस्थानी तथा गुर्जरी से गुजराती भाषा का विकास हुआ। यह विभाजन भौगोलिक दृष्टि से भी समीचीन प्रतीत होता है। तो अनुमान लगाए जाते हैं कि कौन सी भाषा के अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति हुई है ऐसा। तो इसमें जो है मरु गुर्जरी अपभ्रंश को अत्यधिक प्रमाणित माना जाता है। फिर आगे देखते हैं भाषा की व्याकरणिक विशेषताओं को देखें तो यह ज्ञात होता है कि राजस्थानी और गुजराती में अनेक समानताएं हैं। ठीक है, राजस्थानी भाषा और गुजराती भाषा में अनेक समानता है ऐसा माना जाता है। फिर देखते हैं अपन क्षेत्रीय बोलियां। क्या देख रहे हैं? क्षेत्रीय बोलियां। डॉक्टर ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को 5 प्रमुख वर्गों में बांटा है, किंतु मुख्य रूप से राजस्थानी की बोलियों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक पश्चिमी राजस्थानी, जिसमें मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी और शेखावटी आती है। पश्चिमी, यह है पश्चिमी राजस्थानी, जिसमें ये सारी भाषाएं आती है। और फिर अगला है
पूर्वी राजस्थानी, ठीक है, पूर्वी राजस्थानी है अगला, जिसमें ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती और अहिरवाटी या फिर राठी कह सकते हैं, ये सारी आती है पूर्वी राजस्थान में। तो उत्तरी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी में इनको बांटा जाता है। अब देखते हैं राजस्थानी की प्रमुख बोलियां। सबसे पहले है मारवाड़ी। राजस्थान के इतिहास और भौगोलिक क्षेत्र में मारवाड़ का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। मारवाड़ राज्य भौगोलिक क्षेत्र बहुत विस्तृत रहा और इस क्षेत्र की बोली को मारवाड़ी का नाम दिया गया। इसी कारण है कि राजस्थानी बोलियों में मारवाड़ी बहुत महत्वपूर्ण है और साहित्य सृजन भी अपेक्षाकृत अधिक हुआ है। यही कारण है कि इसे कहीं कहीं राजस्थानी या पर्याय भी माना जाता है। इस माने कि मारवाड़ी को कहीं कहीं राजस्थानी का पर्याय भी माना जाता है। प्राचीन मारवाड़ राज्य राजस्थान की पश्चिमी सीमा से जुड़ा रहा है, इसलिए मारवाड़ी को पश्चिमी राजस्थान से जोड़ा गया। आज इस बोली के क्षेत्र में जोधपुर, बीकानेर, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली तथा शेखावाटी का कुछ क्षेत्र इससे संबद्ध है। थली और घोड़वाड़ी बोलियां इसकी उपबोलियां हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि मारवाड़ी बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है और इसकी उपबोलियां कौन सी है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखते हैं अपन मेवाड़ी। राजस्थान के मेवाड़ राज्य का क्षेत्र मेवाड़ी का क्षेत्र रहा है। साहित्य परंपरा की दृष्टि से ये देखें तो मारवाड़ी के पश्चात मेवाड़ क्षेत्र में साहित्य लेखन हुआ है। आधुनिक राजस्थान में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद तथा भीलवाड़ा का क्षेत्र मेवाड़ी बोली का क्षेत्र कहा जा सकता है। मेवाड़ के पर्वतीय क्षेत्र में बोली जाने वाली मेवाड़ी को पर्वतीय मेवाड़ी तथा मैदानों में बोले जाने वाली को मैदानी मेवाड़ी कहा जाता है। फिर है ढूंढाड़ी। राजस्थान के प्राचीन ढूंढाड़ प्रदेश जिसका संबंध आमेर राज्य से रहा है, उस क्षेत्र की बोली को ढूंढाड़ी बोली कहा गया है। इस बोली की सबसे बड़ी विशेषता 6 शब्द का प्रयोग है। क्या है ये 6 शब्द का प्रयोग? इस शब्द का प्रयोग गुजराती के प्रभाव को इंगित करता है। आधुनिक राजस्थान में जयपुर, दौसा, बगरू, दूदू तक का क्षेत्र ढूंढाड़ी का क्षेत्र कहा जा सकता है। तोरावाटी, राजावाटी, नागरचाल आदि इसकी उपबोलियां है। फिर आता है हाड़ौती। हाड़ा राजपूतों के राज्य से संबंधित क्षेत्र को हाड़ौती बोली का क्षेत्र माना गया है। इस बोली में भी ढूंढाड़ी की तरह 6 शब्द का प्रयोग किया जाता है। आज कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा का क्षेत्र हाड़ौती बोली का एक क्षेत्र कहा जाता है। तो ये बोलियां जो है इन जिलों में बोली जाती है, इन क्षेत्रों में बोली जाती है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आपको ध्यान रखना है इसका कि कौन सी भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है या किस क्षेत्र में नहीं बोली जाती, ऐसा ध्यान रखना है। फिर मेवाती। मेव जाति का आधिक्य होने से अलवर, भरतपुर के क्षेत्र को मेवात क्षेत्र कहा गया है। इस क्षेत्र की बोली को मेवाती कहा गया है। इसका क्षेत्र राजस्थान के आसपास हरियाणा के क्षेत्रों को भी स्पष्ट करता है। भरतपुर के आसपास के क्षेत्रों में इस बोली पर ब्रज भाषा का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। फिर है वागड़ी। राजस्थान के वागड़ क्षेत्र की बोली को वागड़ी का नाम दिया गया है। यह बोली बांसवाड़ा, डूंगरपुर तथा आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाती है। इस बोली पर गुजराती भाषा का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। वागड़ी जो है डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला बेल्ट है और इधर जो है गुजराती मिक्स होती है इसमें। फिर है मालवी। प्राचीन मालवा प्रदेश का राजस्थान प्रदेश से बहुत गहरा संबंध रहा है, इसलिए मालवा प्रदेश से जुड़े राजस्थान के क्षेत्रों पर मालवी बोली का भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है, जिसका अंतर करना बहुत कठिन है। इसलिए मालवी को ही राजस्थान की भी बोली स्वीकार किया गया है। राजस्थान के प्रतापगढ़ का क्षेत्र इस बोली का क्षेत्र है। मध्य प्रदेश का रतलाम, झाबुआ आदि का क्षेत्र इस बोली का क्षेत्र है। और रांगड़ी और निमाड़ी इस बोली की उपबोलियां हैं। ये इंपॉर्टेंट है, रांगड़ी और निमाड़ी इस बोली की उपबोलियां किसकी? मालवी की। फिर है शेखावाटी। राव शेखा के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का क्षेत्र शेखावाटी कहलाया। इसी क्षेत्र की बोली को शेखावाटी कहा गया है। आज चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ तथा गंगानगर तक का क्षेत्र इस बोली का क्षेत्र कहा जा सकता है। तो ये अपन देख रहे थे कुछ बोलियां। अब आगे देखते हैं अपन क्या है। आगे है इसमें भीली और अन्य पहाड़ी बोलियां। भीली एवं अन्य पहाड़ी बोलियां। राजस्थान में आदिवासी जनजातियों का बहुत बड़ा जन समूह आज भी पहाड़ी क्षेत्रों में रहता है, जो कि कबीला संस्कृति को लिए हुए है। इस प्रकार की जनजातियों में भील, मीणा, गरासिया आदि प्रमुख है, जिसमें भीलों का क्षेत्र व्यापक है, अतः इनकी बोलियां भी भीली बोली प्रमुख रही है। इसके साथ साथ अन्य जनजातियों की बोलियों को भी पहाड़ी बोलियों के अंतर्गत स्वीकार किया गया है, लेकिन जिन क्षेत्रों में जातियां निवास करती है, उन क्षेत्रों की बोलियों का भी इन पर गहरा प्रभाव पड़ा है।
इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि भाषा का निर्माण उपभाषाओं बोलियों द्वारा ही होता है। इस रूप में यह भी निश्चित है कि राजस्थानी बोलियों से ही राजस्थानी भाषा का विकास हुआ है। अब अपन आगे देखते हैं राजस्थानी साहित्य। हमने अभी राजस्थानी बोलियां देखी, उनकी उपबोलियों के बारे में देखा। अब अपन राजस्थानी साहित्य के बारे में बात करते हैं। तो राजस्थानी साहित्य का इतिहास एवं परंपरा। राजस्थानी साहित्य का प्रारंभ साहित्य हमें अभिलेखीय सामग्री के रूप में मिलता है, जिसमें शिलालेखें, अभिलेखें, सिक्कों तथा मुहरों में जो साहित्य उत्कीर्ण है उस साहित्य को अभिलेखीय साहित्य कहा जा सकता है। यद्यपि यह सामग्री अत्यल्प मात्रा में उपलब्ध होती है, लेकिन जितनी भी सामग्री उपलब्ध होती है उसका साहित्यिक एवं ऐतिहासिक महत्व है। यानी कि राजस्थानी साहित्य का इतिहास एवं परंपरा के बारे में देखते हैं तो ये हमें शुरुआत में जो है अभिलेखों, सिक्कों, मुहरों से पता चलता है, जो कि मिलने बहुत कम संख्या में है, लेकिन उनका जो महत्व है वो बहुत अधिक हो जाता है। फिर आगे राजस्थानी साहित्य में लिखित साहित्य वाणी निष्ठता। देखिए, राजस्थानी साहित्य में लिखित साहित्य वाणी निष्ठता की विशेषता को लिए रहा है, जिसे लोक साहित्य कहा गया है। यह साहित्य लोक के अनुभव का अक्षय भंडार रहा, जहाँ विविध विधाओं में साहित्य हमें श्रवण परंपरा से प्राप्त होता रहा। राजस्थानी साहित्य की इतिहास परंपरा को हम निम्न रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। ये अपन देख रहे हैं राजस्थानी साहित्य की इतिहास तथा परंपरा को। तो काल परक में देखेंगे तो प्राचीन काल में वीर गाथा काल कहा जाता था। इस काल की प्रकृति परक जो थी वो वीर गाथा थी, जो कि 1050 से 1550 ईस्वी तक था। फिर पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्ति काल कहा गया, 1450 से 1660 का समय 50 का समय। फिर उत्तर मध्यकाल, जिसे श्रृंगार, रीति एवं नीति परक काल कहा गया, जो था 1650 से 1850। और फिर है अभी चल रहा जो आधुनिक काल, जिससे विविध विषयों एवं विधाओं से युक्त कहा गया, जो 1850 से अद्यतन तक। ठीक है, तो ये जो है कुछ कालक्रम है हमारी राजस्थानी भाषा का। फिर अपन देखें प्राचीन काल में। अब अपन इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे तो देखते हैं। प्राचीन काल को देखेंगे तो वीर गाथा काल था 1050 से 1550 ईस्वी। इसमें भारतवर्ष पर निरंतर होने वाले हमले पश्चिमी दिशा से हो रहे थे। इनका अत्यधिक प्रभाव राजस्थान प्रदेश पर पड़ रहा था और यहाँ के शासकों को संघर्ष करना पड़ रहा था। ऐसी परिस्थिति में संघर्ष की भावना को बनाए रखने के लिए तथा समाज में वीर नायकों के आदर्श को प्रस्तुत करने के लिए वीर रसात्मक काव्यों का सृजन किया गया। इस काल में वीरता प्रधान काव्यों की प्रमुखता के कारण ही इस काल को वीर गाथा काल का नाम दिया गया है। इस काल की महत्वपूर्ण रचना श्रीधर व्यास की रणमल चंद है। इस काल में जैन रचनाकारों की रचनाएं भी उल्लेखनीय रही है। तो प्राचीन काल ये अपने 1050 से 1550 जब विदेशी आक्रमण हो रहे थे भारत पे, तो सब राजस्थान की तरफ से ही हो रहे थे। तो उस समय जो है वीरों में जो है एक शक्ति का प्रभाव करने के लिए जो है वीर गाथा लिखी जाती थी, इसलिए इसको वीर गाथा काल कहा गया है। फिर है पूर्व मध्यकाल, भक्ति काल 1450 से 1650। राजस्थान के इतिहास में संघर्ष का लंबा इतिहास रहा तथा इन युद्धों ने धर्म और संस्कृति को व्यापक रूप से प्रभावित किया। संघर्षों के आधार के रूप में साम्राज्य विस्तार के साथ साथ धर्म के प्रचार प्रसार की प्रवृत्ति भी दिखाई दी। ऐसी परिस्थितियों में संघर्ष से मुक्त होने तथा समस्त प्रकार के विभेदों को मिटाने के लिए जन सामान्य भक्ति की ओर प्रवृत्त होने लगा तथा ऐसा समय में कई संतों और भक्तों ने जन सामान्य को सही राह दिखाई तथा अपनी आगे देखते हैं तथा अपनी कलम से समाज में सभी प्रकार के भेदभावों को मिटाते हुए सद समाज की कल्पना को मूर्त रूप प्रदान करने का प्रयास किया। इन संतों तथा भक्तों की रचनाओं की अधिकता के कारण इस काल को भक्ति काल का नाम दिया गया। इसी काल में विभिन्न संतों और उनके द्वारा प्रवृत्त संप्रदायों ने लोक में अपनी गहरी पैठ बनाई और लोगों ने उनके मार्ग का अनुसरण किया। ऐसे संप्रदायों में राम स्नेही, दादू पंथ, नान पंथ, अलखिया संप्रदाय, विष्णुई संप्रदाय, जसनाथी संप्रदाय आदि प्रमुख थे। इन संप्रदायों के नाम स्मरण का महत्व, निर्गुण उपासना पर बल, गुरु की महत्ता पर बल देते हुए जाति व्यवस्था में भेदभाव को मिटाते हुए कहा जात पात पूछे नहीं, कोई हरि को भजे सो हरि का होए। इनके साथ ही सगुण भक्ति कवियों ने भी अपने आराध्य देवों की वंदना एवं महिमा गान अपनी रचनाओं के माध्यम से किया। इस प्रकार की रचनाओं में भक्ति शिरोमणि मीराबाई के पद, पृथ्वीराज राठौड़ की वेली, किशन रुक्मणी री, माधोदास ददवाड़िया की
राम रासो, ईश्वरदास की हरिरस और देवियाण सायाजी झूला की नागमण इस क्रम की प्रमुख रचनाएं हैं। तो ये तो था भक्ति काल था पूरा। फिर अगला था है अपना उत्तर मध्य काल, जिसे हम श्रृंगार रीति एवं नीति परक काल कहते हैं, जो 1650 से 1850 के समय में था, जिसे राजस्थानी साहित्य के उत्तर मध्य काल का साहित्य विविध विषयों से युक्त रहा। इस काल में राजनीतिक दृष्टि से अपेक्षाकृत शांति का काल रहा। शासकों ने अपने राज्य में कलाकारों और साहित्यकारों को संरक्षण प्रदान किया, जिन्होंने साहित्य और कला में के विविध आयामों का विकास किया। इस काल में श्रृंगार रीति, काव्य, शास्त्रों तथा नीति से संबंधित रचनाएं प्रस्तुत की गई। लोक में प्रचलित प्रेमाख्यानों को विभिन्न ग्रंथों के रूप में प्रस्तुत किया गया। काव्य शास्त्रों से संबंधित रचनाओं में कवि मच्छाराम ने रघुनाथ परक रूपक प्रस्तुत किया तथा संबोधन परक नीति कारकों में राजियारा सोरठा, चक्रियारा सोरठा, बेरियारा सोरठा, मोतियारा सोरठा आदि रचनाएं प्रमुख है। ये था श्रृंगार रीति और नीति परक काल। फिर आता है अपना आधुनिक काल, विविध विषयों एवं विधाओं से युक्त है, जो 1850 से अद्यतन यानी कि अभी तक चल रहा है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले संग्राम सन 1857 के पश्चात समाज में नवीन चेतना का संचार हुआ, जिसका व्यापक असर समाज के सभी वर्गों पर पड़ा और साहित्य भी इससे अछूता नहीं रहा। और साहित्य में आधुनिक चेतना का संचार हुआ, जिसे साहित्य में आधुनिक काल का नाम दिया गया। राजस्थानी साहित्य में चेतना का शंखनाद मारवाड़ के कवि राजा बांकीदास और बूंदी के सूर्यमल मिश्रण ने किया, जिसके क्रांतिकारी विचारों से समाज में चेतना जागृत हुई तथा इस चेतना को आगे की पीढ़ी के साहित्यकारों ने जगाए रखा, जिसका सुखद परिणाम हमारे देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के रूप में प्राप्त हुआ। अब है आधुनिक राजस्थान की साहित्य की गद्य और पद्य विधाओं में प्रचुर साहित्य सामग्री का सृजन हो रहा है और उस साहित्यिक सामग्री के आधार पर राजस्थानी साहित्य की परंपरा अत्यंत सुदृढ़ तथा महत्वपूर्ण है। तो साथियों, ये जो हम पढ़ रहे थे हमारे राजस्थान की भाषा एवं साहित्य, उसका ये जो है फर्स्ट पार्ट है, हमने इतना ही रखा है। अब इससे आगे का जो है ये राजस्थानी गद्य पद्य की विशिष्ट शैलियाँ, इसको हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए इसलिए, तो इसको हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो को अगर आपको ये अच्छा लगा है, इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा हमारा, जो कि इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेगा और उस पार्ट में इसको हम पूरा ख़त्म कर देंगे। तो साथियों, अभी तक आपने बार हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो साथियों, आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, अपने इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे।